सभी को मेरा प्रणाम। एकांकी संजय के सुखी डाली पाठ के पूरे एक्सप्लेनेशन को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, पेज बाय पेज, और हर एक पृष्ठ के बारे में और हर एक पृष्ठ में जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, उनके बारे में, क्योंकि आपके मैसेजेस मिले मुझे कि मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं बल्कि आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो इसीलिए आज आपके सामने मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क इसके लेखक हैं। इसके इस चैप्टर का के जो मुख्य पात्र हैं, जो सबसे मुख्य पात्र हैं, वे हैं दादा मूलराज। दादा मूलराज दादा मूलराज के का जो प्रिंसिपल है, मतलब उनके जो सिद्धांत है, तो वे अपने परिवार को एक बरगद के पेड़ के समान मानते हैं। और उनका यह मानना है कि जो परिवार के जो सदस्य हैं, देखिए, ये इस परिवार के जो, मतलब ये जो परिवार है, तो परिवार के सदस्य जो होते हैं, जैसे बरगद के पेड़ में छाया होती है, वैसे ही परिवार के जो सदस्य होते हैं, वे छाये के समान, शैडो के समान होते हैं, और जो सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। और अगर परिवार के सदस्य परिवार से अलग होते जाते हैं, हर एक डायरेक्शन में यहाँ वहां चले जाते हैं, तो फिर यह पेड़ एक ठूंठ के समान हो जाता है, जो सिर्फ वहां वहां छाया नहीं होती है, वहां कोई सहयोग नहीं होता, वहां कोई एक दूसरे की देखभाल नहीं करता, कोई किसी के हृदय में एक दूसरे के लिए दया नहीं होती है। तो ऐसा परिवार जो अलग हो गया है, विभक्त हो गया है, वह ठूंठ के समान हो गया है। चैप्टर में ठूंठ शब्द आया है आगे चल करके, तो इसे हम कहते हैं ठूंठ। देखिए, यह परिवार, एक भरा पूरा संयुक्त परिवार की तुलना उन्होंने बरगद के पेड़ से की है, और जो परिवार बिखर गया है, उसकी तुलना उन्होंने ठूठे वृक्ष से की है। मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये है ठूठा वृक्ष। और उनका यह मानना है कि ये जो संयुक्त परिवार है, यही हमारा, हमारे देश का, हमारे, मतलब हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का यह आधार है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी, दादा मूलराज की ये आदर्श थे और ये विचार थे। तो अगर दादा मूलराज के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप जैसे जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, वो बातें आप अच्छे से लिखिए समझाते हुए। तो इतना भी अगर आप लिखते हैं तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। आप आगे आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके बाद हम आते हैं दादा मूलराज के परिवार की ओर। वह परिवार जिसे दादा मूलराज एक बरगद के वृक्ष के समान मानते हैं, उसकी तुलना करते हैं बरगद के वृक्ष से। तो आगे बढ़ते हैं। तो दादा मूलराज के 3 बेटे थे। उनका जो बड़ा बेटा था, वह अब इस दुनिया में, उनके इस एकांकी के अनुसार वह दुनिया में नहीं है। वजह क्या है उसके पीछे? उसके पीछे वजह यह है कि 1914 का जो महायुद्ध हुआ था, 1914 के महायुद्ध में वह शहीद हो गया था। और उनका मंझला बेटा, उनका नाम यहाँ पर इस चैप्टर में दिया भी गया है। उनका नाम है करमचंद। करमचंद को हम इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि वे रजाई का जो कवर होता है रजाई के लिए, वे अबरे का थान, अबरे और मलमल का थान लेकर के आए थे। तो ये करमचंद के बारे में यह क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछा जाता है कि करमचंद क्या लेकर के आए थे, परिवार में क्या लेकर के आए थे। 2 बातें करमचंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वे क्या लेकर आए थे, दूसरा प्रश्न है कि उन्होंने परिवार के बारे में क्या जानकारी दी दादा मूलराज को। तो उन्होंने क्या जानकारी दी है, वो भी आप वहां पर, मैं आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर्स वाला जो मेरा वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जस्ट एक सभी पात्रों की एक जानकारी दे दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दादा मूलराज का जो तीसरा बेटा है, जिसे इस घर में छोटे बेटे के नाम से जाना जाता है। तो वो छोटा बेटा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उन्हीं दोनों बच्चों के यहाँ पर नाम दिए गए और इन्हीं पर यह पूरा एकांकी केंद्रित है। तो दादा मूलराज का जो छोटा बेटा है, दादा मूलराज के 3 बेटे, पहला बेटा, मंझला बेटा और ये छोटा बेटा। छोटे बेटे के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है परेश, और जो मतलब छोटे बेटे के जो 2 बच्चे, उनमें से एक बेटे का नाम परेश है और बेटी का नाम है इंदु। और परेश का विवाह हुआ है बेला के साथ। तो ये पूरा एकांकी परेश और बेला और इंदु पर ही केंद्रित है। यह पूरा जो एकांकी हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो परेश, बेला और इंदु पर ही केंद्रित है।
तो बेला का विवाह जिसके साथ हुआ है, परेश का विवाह जिसके साथ हुआ है, उस स्त्री का नाम है बेला। हम आगे की स्लाइड पर देखेंगे कि बेला के बारे में जो भी मैं बातें बता रही हूँ। तो इसके बाद है दादा मूलराज के 3 जो बेटे हैं, उन तीनों बेटों का विवाह जिनसे हुआ है, और जो बहुएं हैं, जो उनकी जो तीनों बहुएं हैं, वे इस घर में जानी जाती हैं बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से। तो ये दादा मूलराज की बहुएं हैं। तो दादा मूलराज फर्स्ट जनरेशन में आ गए। उनके जो बच्चे हैं और बच्चों, उनके जो 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की जो पत्नियां हैं, वे सेकंड जनरेशन में आ गए। अब इसके बाद का जो जनरेशन है, उसमें भी उनके 3 बेटे हैं और उनकी तीनों पत्नियों के बारे में ही यहाँ पर जानकारी है। तो जो सबसे बड़ा बेटा है दादा मूलराज का, तो उसकी जो बहू है, सबसे बड़े बेटे की जो बहू है, वह बड़ी बहू के नाम से जानी जाती है। मंझले बेटे और मंझली भाभी की जो बहू है, वह मंझली बहू के नाम से जानी जाती है। छोटा बेटा और छोटी भाभी की जो बहू है, वह छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। और उसी पर आधारित है यह एकांकी, मैंने पहले भी बताया, उसका नाम है बेला। और बेला लाहौर की रहने वाली है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित और संपन्न घराने से है। तो ये बेला के बारे में डिस्क्रिप्शन, और अब मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अभी यहाँ पर एक बार सिर्फ एक छोटा सा रिकैप मैं करूँ आपके सामने। दादा मूलराज ये अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान मानते हैं, और उनका यह मानना है कि परिवार की शोभा परिवार के व्यक्तियों से है। अगर परिवार विभक्त हो जाता है, संयुक्त नहीं रहता है, तो वह ठूठे पेड़ के समान हो जाता है। वह व्यक्ति परिवार से अलग होकर के अब एक व्यक्ति जो है वह ठूठे पेड़ के समान हो जाता है। और इसी संयुक्त परिवार से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। उसके बाद दादा मूलराज के 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़े बेटे की जो पत्नी है, वह जानी जाती है बड़ी भाभी के नाम से। मंझले बेटे की जो पत्नी है, वह जानी जाती है मंझली भाभी के नाम से। और छोटे बेटे की जो पत्नी है, वह जानी जाती है छोटी भाभी के नाम से। और बड़ा बेटा और बड़ी भाभी जो है, उनकी जो बहू है, वह बड़ी बहू के नाम से। फिर मंझला बेटा और मंझली भाभी की जो बहू है, वह जानी जाती है मंझली बहू के नाम से। और छोटा बेटा और छोटी भाभी की जो बहू है, वह जानी जाती है छोटी बहू के नाम से। इतना आपको यहाँ पर याद। अगर मैं इस एकांकी को इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ, अगर 6 से 10 वाक्यों में आपको बता दूं मैं, तो मैं यही कहूंगी कि विवाह के बाद बेला, मतलब परेश के साथ जब उसका विवाह हुआ और अपने ससुराल में आई, तो उसका यहाँ पर जी नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। उसकी वजह ये थी कि जो बेला थी, वह इकलौती बेटी थी, लाहौर की रहने वाली थी और बहुत आधुनिक विचारों वाली थी। और गॉसिपिंग में, गपशप में इसका उसका मन नहीं लगता था। लेकिन जब विवाह के बाद वह इस घराने में आई, एक जो बहुत बड़ा घराना था, और जिसमें काफी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदस्य थे इस परिवार में, तो उसे ऐसा लगता था कि वह चूंकि एक छोटी बहू है, इसीलिए सब उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, सब उसे आदेश देते हैं, तो इसीलिए उसका मन यहाँ पर घुटता था। दूसरी ओर रजवा जो इस घर की नौकरानी थी, उसका काम उसे नहीं अच्छा लगता था, बस उसने उसे काम से फायर कर दिया, उसने उसे निकाल दिया। बस यहीं से यहाँ पर इस घर में कलह की जो अग्नि है, वह यहीं पर उठी। और इंदु जो बेला की ननद है, उसे ऐसा लगा कि जो उसकी भाभी है, वह मनमाना व्यवहार कर रही है, और इसी कारणवश दोनों के बीच में अनबन हो गई। और उसके बाद दादा मूलराज तक जब यह बात पहुंची, तो दादा मूलराज ने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे। उधर परेश भी उनके पास गया। करमचंद ने भी उन्हें बताया, दादा मूलराज का जो मंझला बेटा करमचंद, उसने उन्हें बताया कि सबको अबरे के थान पसंद आ गए, लेकिन जो छोटी बहू है, वह अपने मायके के घराने को बहुत अ, अपने मायके घराने का बहुत उसे अभिमान है, और अपने ससुराल को वह बहुत ही नीची नजरों से देखती है, अपने घर को बहुत बड़ा समझती है। फिर परेश भी आया। परेश ने कहा कि अगर बाग वाला मकान आप दे दे दादाजी, तो हम वहीं पर रहना चाहेंगे। लेकिन दादाजी अलग नहीं होने देना चाहते थे उन्हें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी एक
मतलब परिवार के सदस्यों के साथ एक मीटिंग रखी, उन्होंने एक बैठक रखी उन्होंने, और उन्होंने वहां पर सभी को समझाया। कोई बेला को और बेला को नहीं बुलाया, और परिवार के सब सदस्यों को वहां पर बुलाया और उन्होंने समझाया कि सभी बेला का कहना मानेंगी, हो सके तो बेला का काम भी कर देंगे, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा और बेला का कोई मजाक नहीं बनाएगा। और अच्छा होगा अगर उसके हिस्से का जो काम है वह भी अगर आपस में बांट ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यह सब दादा मूलराज ने परिवार के सदस्यों को समझाया। और फिर परिवार के सभी सदस्य अब बेला से पहले तो वे बेला को छोटी छोटी बातों में बुलाते थे, काम करने को कहते थे, पर अब बेला से एकदम अलग होने लगे। जैसे ही बेला आती तो सब सब उससे एकदम चुप हो जाते, बातें करते करते चुप हो जाते, हंसते हंसते चुप हो जाते। तो बेला अपने आप को बहुत कटी कटी महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगता था कि वह कहाँ आ गई है, किन लोगों के बीच में आ गई है। पहले मुझसे इतनी बातें करते थे, पहले इतना काम करने को कहते थे, और अभी सब एकदम इतना कट करके रह रहे हैं मुझसे। तब अचानक बातों बातों में इंदु उसे बताती है कि दादाजी के निर्देश के कारण अब परिवार के सभी सदस्य उसके हिस्से का भी काम कर रहे हैं, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई उसे तंग नहीं कर रहा है, कोई उसका समय नष्ट नहीं कर रहा है। तो यह सुन करके बेला को बहुत आत्मग्लानि होती है, और उसे महसूस होता है कि परिवार के सभी सदस्य उससे कितना स्नेह करते हैं। और दादा मूलराज के पास जाकर के वो कहती है कि प्लीज कृपया करके मुझे परिवार का हिस्सा बना रहने दीजिए, और अगर आप सभी अगर मुझसे इस तरह से कट कर बात करेंगे तो मैं फिर कैसे इस परिवार से जुड़ पाऊंगी। इस परिवार में रह कर के भी मैं एक ऐसे ब्रांच के समान हो जाऊंगी, एक ऐसी डाली के समान हो जाऊंगी जो अपने आप को सूखी हुई महसूस करेगी। तो कृपया मुझे सूखी हुई डाली न रहने दे। तो ये यही इस एकांकी का, हालांकि एकांकी देखने में बहुत लंबी चौड़ी लगती है, लेकिन यही इस एकांकी का सार है जो मैंने आपको बताया। तो अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं इसे। दादा मूलराज के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि दादा मूलराज की जो आयु है, ये कौन सा पेज नंबर, मैं पेज नंबर भी आपको बताती हूँ, पेज नंबर 40। तो दादा मूलराज की आयु यहाँ पर जो उम्र है वह बताई गई है कि उनकी उम्र 72 वर्ष है, और उनका शरीर अभी तक, मतलब उनका शरीर जो है वह जैसे जैसे जवानों का शरीर होता है वैसा ही अभी भी नजर आता है, झुका नहीं है। और उनकी सफेद दाढ़ी है, जैसे वट के वृक्ष की लंबी लंबी जटाएं जमीन को छूती हुई नजर आती है, वैसे ही उनकी जो दाढ़ी है, तो वट के वृक्ष के जैसी उनकी दाढ़ी उनकी नाभि को, यानी जो कोट का दूसरा बटन हम लगाते हैं, नेजल जिसे हम बोलते हैं, नेवल पॉइंट बोलते हैं, तो नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। ये हो गई दादा मूलराज के बारे में बात। अब आपके सामने, आप ऑलरेडी आपको पता है ये सब कि दादा का बड़ा लड़का जो था वह 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। काम आना एक मुहावरा है। काम आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है देश के लिए कुर्बान हो जाना और शहीद हो जाना। और इसके बदले में मुआवजे के रूप में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी। यहीं पर नीचे लिखा गया है कि एक मुरब्बा इज इक्वल टू होता है जमीन जो 25 एकड़ के बराबर होता है। 25 एकड़ यानी एक एकड़ में 4840 स्क्वायर, ये 4840 वर्ग गज का एक एकड़ होता है। और सोचिए एक एकड़ अगर इतना होता है तो उनको 25 एकड़ मतलब एक मुरब्बा जमीन मिली, वो जमीन कितनी ज्यादा होगी। लेकिन दादा मूलराज बहुत मेहनती थे। अपनी दूरदर्शिता, साहस और परिश्रम से उन्होंने क्या किया, एक के उन्होंने 10 मुरब्बे उन्होंने बनाए, यानी उसको 10 टाइम्स उन्होंने इंक्रीज किया, बढ़ा दिया उन्होंने, इतना ज्यादा उन्होंने मेहनत की। और उनके परिवार में अभी एक बेटा तो शहीद हो गया है, दो बेटे हैं और पोते हैं, जैसे मल्लू, भाशी, जगदीश और परेश है। तो ये सब जो है वे फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। अब यहाँ से शुरू होता है परेश के बारे में डिस्क्रिप्शन, कि उनका जो सबसे छोटा जो पोता है परेश, अभी अभी नायब तहसीलदार बना है, और इसी कस्बे में उसकी जो पोस्टिंग है वो इसी कस्बे में हुई है।
और कुछ दिन ही हुए हैं कि परेश का विवाह, उसकी जो शादी है, विवाह के लिए अगर मुहावरा पूछा जाए तो हाथ पीले होना, तो परेश का विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। प्रतिष्ठित मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड, संपन्न मतलब बहुत ही रिच, और सुशिक्षित का अर्थ होता है एजुकेटेड। तो लड़की से हुआ है। उनके छोटे बेटे परेश का, तो अब उनका जो दादा मूलराज का जो ये जो छोटा पोता था, अब वो एक बहुत ऊंचे पद पर है। नायब तहसीलदार काफी ऊंचा पद होता है। इट्स लाइक जैसे एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड से अगर आप जाते हैं और वो ऊंची पोस्ट पर लगते हैं तो। और उनकी छोटी पतोहू बहुत ही पढ़ी लिखी है। ये दोनों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सम्मान की बात है। पहले से ही सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। सरकारी हलकों मतलब सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में या सरकारी दफ्तरों में। अब जब से उनका बेटा नायब तहसीलदार बनकर आया है तो सरकारी दफ्तरों और कार्यालयों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। गांव में उनका और आदर होने लगा है, किंतु साथ ही उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। क्यों संकट उपस्थित हो गया है? क्योंकि उनकी जो पोती है इंदु, इंदु ने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। इंदु ने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की थी। घर में उसकी चलती भी थी, बहुत घर में उसकी खूब चलनी, मतलब जो जो कहती थी वो मानी जाती थी बात। जैसे आज खाना क्या बनेगा इंदु, तो इंदु ने जो कहा वही खाना बनेगा। घर में कुछ सामान आ रहा तो इंदु की पसंद का आ रहा है। तो वैसे भी बेटियां जो होती बड़ी लाडली होती हैं और बेटियों के अनुसार ही घर चलता है, ये सभी जानते हैं। तो दादा अपनी इस पोती से प्यार ही बहुत करते हैं। लेकिन जब से ग्रेजुएट छोटी बहू आ गई है तो अपने आप, किसी ने कहा नहीं है लेकिन अपने आप घर की स्त्रियों में यह एक मनोविज्ञान है कि अगर कोई ज्यादा हमसे ज्यादा रिच हो, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई ज्यादा सुंदर हो, तो अपने आप मन में एक ईर्ष्या की भावना, एक क्लेश की भावना जन्म ले लेती है। तो कुटुंब के इस तालाब में लहर से उठने लगी है जब से वो आई है। जैसे कि तालाब का पानी एकदम स्टेबल हो, एकदम स्थिर हो, लेकिन एक बड़ी सी ईंट अगर उसमें फेंक दी जाए तो कैसे एक वेव्स आ जाती है। तो वैसे ही जैसे ही वो यहाँ पर आई है इस परिवार में, तो घर में मानो लहरें उत्पन्न हो गई हैं। एकदम स्टेबिलिटी खत्म हो गई है यहाँ पे। आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरे घर के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। छोटी सी गैलरी है जहाँ पर गपशप करती रहती है बहुएं। और यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, पर इतना कुछ खास नहीं है इसमें। बस क्या खास है यहाँ पर कि इंदु का प्रवेश हो रहा है और वो बहुत ही बिफरी हुई है। बिफरी हुई है का अर्थ है बहुत ही क्रोध में है, बहुत ही क्रोध में है। कौन क्रोध में है? इंदु। क्योंकि कुछ हुआ है ऐसा घर में जिसके कारण वह क्रोध में है। उसकी भ्रिकुटियां चढ़ी हुई, आईब्रोज एकदम फ्रॉनिंग फेस कैसा होता है, एकदम गुस्से में है। और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आ रही है। इंदु जो घर की पोती है उसकी भ्रिकुटियां चढ़ी हुई है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू आपको मैंने अभी भी बताया था, बड़ी बहू दादा मूलराज के बड़े बेटे की पत्नी, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, बड़ी बहू थर्ड जनरेशन में है। बड़ी भाभी और बड़े बेटे की जो बहू है उसे बड़ी बहू के नाम से इस घर में जाना जाता है। तो बड़ी बहू कह रही है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? छोटी बहू मतलब बेला। इंदु चुप है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? बिफरी हुई मतलब क्रोध में हो। इंदु कहती, और क्या ईंट मारती, मार के आती क्या? चुप, बस सुन के आ गई हूँ, चुप हूँ अभी यहाँ पर मैं, क्या ईंट मारती, झगड़ा करके आऊं? बड़ी बहू कहती, कुछ कहो भी। इंदु जो है वो नकल करते हुए कह रही है, हाथ मटकाते हुए कह रही, मेरी मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता है। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख हैं, गंवार हैं, असभ्य हैं। असभ्य मतलब जो सिविलाइज्ड नहीं हो, सैवेज हो, मतलब जिसको कुछ मालूम नहीं हो, तौर तरीका सलीका नहीं मालूम हो। तो मेरे मायके में यह होता है, ये कहने वाली है बेला, जो बात बात पर अपने मायके की बात करती है, अपने मायके की तुलना करती है। किससे तुलना करती है वह?
अपने मायके की तुलना वो अपने ससुराल से करती है और बात बात पर अपने ससुराल को छोटा ठहराती है। अपने और अपने मायके के सामने तो वह फिर से मैं क्या बता रही हूँ बेला के बारे में। बड़ी बहू कहती क्या बेला ऐसा करती है? इंदु बता रही है, इंदु कह रही है बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बहू रानी, फिर से बहू रानी कौन है? बेला। काम से हटा दिया, भला क्या दोष था उसका? दोष था, यह था कि उसे काम करना नहीं आता है। क्या? स्तंभित है, मतलब एकदम आश्चर्य से, क्या काम करना नहीं आता? इंदु बता रही उस बेचारी ने कहा भी। बेचारी मतलब कौन? बेचारी का अर्थ है यहाँ पर रजवा, यानी नौकरानी। कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते। आपका काम मतलब बेला का काम करते। किंतु बहू रानी न मानी, ये इंदु बता रही है। झाड़ू उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया झाड़ू और कहा कि तू हट, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती, 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। बड़ी बहू कहती है क्या उसे सलीका नहीं कि घर के नौकरों से कैसे बात की जाती है? इंदु कहती है मैंने जाकर समझाया भी कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने समझाया, इंदु बता रही है, मैंने मतलब इंदु ने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। बड़ी वो हाँ और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये आपस में बात कर रही हैं स्त्रियां, जो बेला और रजवा के बीच में हुआ है। स्त्रियां मतलब घर की जो अन्य स्त्रियां, और इंदु बात कर रही है। इंदु कहती झट से बोली हाँ हाँ, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। तो ये यह कथन है बेला का। जैसे ही इंदु ने कहा कि नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए, तो इंदु बता रही है कि बेला झट से उसकी बात को जैसे ही खत्म हुई, बेला ने कहा कि वह तमीज तो बस आप लोगों को है। तो बेला कहती है कि मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली। कौन बोल रहा है? यह वाला वाक्य किसका है? यह वाक्य भी बेला का कथन है। तो बेला कह रही है कि मैंने नौकर तो यही, और वह ढंग तो मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। ये सब बेला का कथन है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता। घर की सजावट, डेकोरेशन भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी ना टिकती। और फिर क्या किया बेला ने? अपने मायके का गुणगान शुरू कर दिया। फूहड़ का अर्थ होता है बच्चों जिसे काम करने का सही तरीका, बस फॉर द नेम से काम करके रख दिया हो किसी ने। और फूहड़ का विलोम होता है सुघड़। सुघड़ मतलब जो बहुत ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से, परफेक्शन के साथ काम करे। तो बड़ी बहू कहती कही उसने ये सब बातें? ये बहुत ताज्जुब है इनको, क्योंकि अभी अभी विवाह करके नई नवेली ही वह आई है। और भारतीय परिवारों में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि नई नवेली अगर वैसे भी बहू है तो वह मुंह ना खोले। और अभी तो ये नई नवेली है। इंदु कहती है तो जैसे ही बड़ी बहू ने कहा ये सब बातें उसने कही, मतलब हमने तो आज तक अपनी जबान नहीं खोली, अभी नई नई आई है और बोलने भी लगी, मानो ये कहना चाहती हो। इंदु कहती और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। तो इतना जितना हमने पढ़ा बच्चों, उससे यही समझ में आता है कि बात बात पर बेला को, एक तो बेला को अपने मायके का बहुत दर्प है, घमंड है उसे। और बात बात पर वह अपने मायके और ससुराल की तुलना करती है। अगर वह तुलना करती तो भी चलो ठीक था, लेकिन उस तुलना में वह अपने मायके को बहुत श्रेष्ठ साबित करती है और अपने ससुराल को बहुत ही निम्न साबित करने की, प्रूफ करने की वह कोशिश करती है। बड़ी बहू एकदम चकित होकर के मात्र सुन रही है इनकी बातों को, वह चकित होकर के सुन रही है बड़ी बहू। तो बड़ी बहू कहती है, इंदु कहती है मैंने भी कह दिया। हाँ हाँ, देखा है मैंने तुम्हारे मायके की, बस एक साक्षात तुमको देख रही हूँ ना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल तुम तो हो, तुमको देख रही हूँ। एक काम करती, एक मेड भी ले आती, एक मिश्रानी भी ले आती, तो हम गंवार उससे भी सीख लेते। उसी समय कमरे में
छोटी भाभी जो इंदु की माँ है और छोटी बहू बेला की सास है। ये छोटी भाभी का डिस्क्रिप्शन दिया गया। कौन है छोटी भाभी? इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास। वे प्रवेश करती है और उसके पीछे पीछे रजवा है। रजवा कौन है? घर की मिश्रानी, जिसे बेला ने काम से निकाल दिया। छोटी भाभी कहती है। छोटी भाभी फिर से कौन? छोटी भाभी बेला की सास और इंदु और परेश की माँ। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने इसे? कड़वी मतलब कोई बिटर, कड़वा जैसे करेला कड़वा होता है, बिटरनेस, तो कड़वी बात कह दी। अब ये बताइए, बात की विशेषता बता रहा है यह शब्द, तो यह शब्द क्या होगा? विशेषण होगा यह शब्द। इंदु कहती है, मीठी वे कब कहती है माँ जो आज कड़वी कहेंगी? मतलब हमेशा जब मुंह खोलती है तो कड़वी बात ही कहती है वे। छोटी भाभी, अरे इंदु तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? देखिए, जली जली हुई रोटियां होती हैं, अब बातें भी जली कटी हो गई। मतलब ऐसी बातें जो किसी को मतलब दुख पहुंचाए, उसे हम कहते हैं, ये फ्रेज है, ये मुहावरा है, जली कटी बातें। तो तुम्हारा तुम्हारी भाभी से या छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे गले से कहती है, आज माँ जी, उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। बरबस मतलब अचानक, मैं काम कर रही थी और अचानक कह दिया कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। अनादर का सिनोनिम्स होता है निरादर और अपमान। अनादर, निरादर और अपमान। तो आदर है इसका विलोम। तो मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने ना जाऊंगी। ये उसकी बात कर रही। छोटी भाभी कहती है, अरे वह तो बच्ची है। मतलब छोटी भाभी जो बेला की सास है, वो कहना चाहती है वो तो नई नई आई है यहाँ पर, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है। कहती है छोटी भाभी, ये बातें कहती है और अपनी बहू का मतलब स्वाभाविक सी बात है, कभी नई नई आई है बहू, जानने में समझने में उसे समय लगेगा, तो इसीलिए वो कहती है कि वो तो बच्ची है। तो इंदु को बहुत बुरा लगता है कि जो उसकी माँ है वो उसकी भाभी का पक्ष ले रही है। तो मुंह बिचकाकर व्यंग्य से कहती, हाँ हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात भी नहीं करनी आती। क्रोध से कहती है, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती नहीं और गज भर की जबान। तो रोटी को चोची कहती, कहने का अर्थ है, कई लोग जो होते हैं वे इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हैं। जैसे कुछ बात करनी है, ओ आपको तो पता है कि मुझे रोची पसंद नहीं है, इस तरह से मानो वो कहती हो। तो वो इसीलिए उसने कहा रोटी को चोची कहते, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। फिर उसने कहा गज भर की जबान है उसकी भाभी की। गज भर की जबान मतलब बहुत बड़ी जबान, जो बहुत ज्यादा बोलती हो। बड़ी बहू कहती है। बड़ी बहू कौन है? फिर से बताऊं मैं आपको, थर्ड जनरेशन में बड़ी बहू है। बात यह है माँ, माँ कह करके उसने छोटी भाभी को बोला, कहा उसने कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। मतलब क्या था कि बेला बात बात पर अपने मायके और ससुराल के खान पान को, पहनने ओढ़ने को, हर चीज की तुलना करती थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया। छोटी भाभी बहुत चिंतित हो गई। जो बेला की सास है वो चिंतित हो गई। उसने कहा, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को चुपड़ी से अच्छी समझना और नौकरों पर दया और छोटों पर। तो ये इस पाठ का संदेश भी है कि हमें हम संयुक्त परिवार से हमें मतलब बिना कहीं से सीखे ये चीज हम सीख लेते हैं। संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो क्या बातें सीख लेते हैं? हम मिलकर रहना सीखते हैं, बड़ों का आदर करना सीखते हैं, और जो भी घर में अ, भोजन पका है, चाहे वो 56 भोग पके तो भी खा लेते हैं, नहीं पका है कुछ वैसा अच्छे अच्छे पकवान नहीं पके तो भी हम गुजारा कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हम संयुक्त परिवार में बड़ी सहजता से सीख लेते हैं, जो यहाँ पर छोटी भाभी ने बातें बताई है। तो उसी समय जब छोटी भाभी बहुत चिंता में ये बातें कह रही थी, तो मंजली बहू भी बेला के बारे में कुछ सुन करके आई है और उन बातों को यहाँ पर वह कहना चाह रही है। कौन कह रहा है ये बातें? मंजली बहू कहना चाह रही है यहाँ। मंजली बहू स्वभाव से बहुत हंसमुख है, हंसोड़ है, और इसीलिए दादा मूलराज ने उन्हें बाद में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसे बुलाया भी था।
और उसकी इस जो हंसी है, उसकी इस हंसी के लिए एक फटकार भी लगाई थी कि तुम हंसती हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हंसी से सबको हंसी आए, दूसरों को तुम्हारी हंसी से तकलीफ भी हो सकती है। तुम अपनी हंसी को उन्हीं लोगों तक सीमित रखो जो उसको सहन कर सके। तो इंदु कहती है, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है। मंजली बहू हंसी जा रही है, आप कैसे हाथ पर हाथ, बच्चों आप हाथ पर हाथ मारते एक दूसरे को गिव मी फाइव करते हैं, तो वैसे ही हाथ पर हाथ मारती है और फिर से हंसती है। और फिर दोनों कहती है कि उसी समय मंजली भाभी और बड़ी भाभी भी प्रवेश करती है। कौन है मंजली भाभी और बड़ी भाभी? याद कीजिए, दादा मूलराज की जो बहुएं हैं, अपनी जो बहुएं हैं, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। दादा मूलराज की जो 3 बहुएं हैं, वे इस घर में वे इस घर में जानी जाती हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना है मुझे इसे। हाँ, तो दादा मूलराज की जो तीनों तीनों बहुएं हैं, वे जानी जाती हैं इस घर में छोटी भाभी, मैंने पहले ही बताया है आपको, मंजली भाभी और बड़ी भाभी के नाम से। ठीक है, तो उसी समय जबकि छोटी भाभी अर्थात बेला की जो सास है वो बात कर रही है, तो ये दोनों भी आ जाती हैं और कहती है, क्या बात है जितनी हाँ हाँ ही हो रही है। तो उसकी इन बातों को सुन करके इंदु कहती है, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू की हंसी रुक नहीं रही है। बड़ी बहू और मंजली बहू सब सब कह रहे हैं, कह रहे कुछ कहो भी, क्या बात हुई, सभी पूछ रहे उससे। तो मंजली बहू कहती है, अरे भाई, आज परेश की वह दुर्गति बनी, दुर्गति मतलब बुरी गति, वह गति बनी मतलब दुर्गति, यानी कुछ हुआ है बेला और परेश के बीच में, जिसके बारे में यह एक्सप्लेन कर रही है कि फिर वो बोल ही नहीं रही, बस हंस रही। बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब खिसिया जाना। जैसे आप किसी की शिकायत लेकर के टीचर के पास गए कि मैम आपको पता है, उसने सिमरन ने मेरे साथ ऐसा किया और हमारा हमारा नोट्स भी ले लिया। तो फिर मैम ने कहा, हाँ हाँ मैंने तो देखा था, तुम्ही ने तो शुरुआत की थी, तुम्ही ने झगड़ा शुरू किया था, तुम क्या कम हो, तुम क्या दूध से धुले हुए हो। तो जैसे ही आपसे ये सारी बातें कही, आप अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। ठीक है, एकदम खिसिया गया, अरे मैं तो किसी और की शिकायत करने गया था और यहाँ मुझे ही डांट पड़ गई, अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो परेश की ऐसी गति बनाई है बेला ने कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर के रह गया। छोटी भाभी कहती, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू, कितना हंस रही हो तुम। मंजली बहू कहती, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। तो वो जो छोटी भाभी को छोटी माँ कहकर बुला रही है, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गति बनाई कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास चले गए हैं। कौन गया है दादाजी के पास? परेश गया है। तो बेला और परेश के बीच में कुछ बहस हुई है, कुछ तर्क वितर्क हुआ है, और जिसके कारण परेश जो है वह दादाजी के पास गया। बड़ी बहू कहती है, इंदु तू मुझे बता, क्या बात हुई है। मंजली बहू कहती है, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी नहीं और बहुत समझ भी नहीं पाई, क्योंकि अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे, दोनों इंग्लिश में बातें कर रहे थे। लेकिन छोटी बहू का पारा चढ़ा हुआ था। पारा चढ़ना का अर्थ होता है वह क्रोध में थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था, क्योंकि फर्नीचर काफी पुराने थे, अट्रैक्टिव नहीं थे, आकर्षक नहीं थे। और बेला जो थी वह आधुनिक सोच विचारधाराओं की तरह, और सबसे बड़ी बात है कि बेला अपने तरीके से अपने कमरे को सजाना चाहती थी, इसलिए उसने पुराने टूटे फूटे फर्नीचर को घर से निकाल कर रख दिया। तो परेश ने जब कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश कहने लगा, अरे हमारे बुजुर्गों का, मानो वो कहना चाहता हो कि ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, धरोहर है, ये इसे कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो उसकी बात को काट कर छोटी बहू ने कहा, क्या बुजुर्गों की बात कर रहे हो, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, यानी कपड़े नहीं पहनते थे, तो क्या हम भी उनका फॉलो करेंगे, उनको अनुकरण करेंगे। और फिर छोटी जो मंझली बहू भाभी ये है बहू है, वह हंसती है और उस वो बता रही है कि जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बेला ने बाहर फेंक दिया। इंदु कहती, फिर क्या हुआ? मंझली भाभी कहती, छोटी बहू वो बताना चाह रही, तो छोटी भाभी कहती, यह तो
बहुत गलत किया, वो कहना चाह रही छोटी बात। तो ये सब की बातें आधी अधूरी रह जा रही है क्योंकि सभी की बातें ओवरलैप हो रही है एक दूसरे से। मंजली बहू कहती, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटका कर कहता, नहीं भाई। परेश ने कहा, नहीं भाई, मैं इसको नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगी, यहाँ पर एक वाक्य देखिए, यह इस वाक्य में यदि और तो है। जब इस प्रकार का वाक्य होता है तो वह वाक्य होता है, क्या प्रकार होता है उसका, किस प्रकार का वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर को लेकर के बेला और परेश में जो झगड़ा हुआ, उसी झगड़े के बारे में गॉसिपिंग कर रही है, बातें हो रही है। यहाँ पर इस परिवार में मंजली बहू अलग हंस रही है, इंदु अलग झगड़ा कर रही है, और ये सब परिवार में चल रहा है। और ये सब सुन करके जो भी अगर बेला सुनती होगी तो उसे बहुत घुटन हो रही है इस घर में। तो मंजली भाभी यहाँ पर कहती है, मंजली और बड़ी भाभी कहती है, हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने, ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। तो छोटी भाभी बहुत नाज से कहना चाहती, परेश मेरा बेचारा भला बेटा। तभी मंजली बहू कहती है, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास फटकने भी नहीं दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से, बेडौल मतलब जिस जैसे कैसे सोफा, अगर 10 सालों से सोफा आपके घर में है तो एकदम आप अंदर सोफा अंदर अंदर की ओर धंसने लगता है, गिरने लगता है, चेयर हिलने लगता है, कुर्सियां हिलने लगती हैं, उसे कहते हैं बेडॉल फर्नीचर। कोई यहाँ से टूट गया है, कोई वहां से टूट गया है, तो जिसकी आकृति खराब हो जाए। तो इस बेडॉल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर मैट बिछाकर, चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। और उसके बाद मंजली बहू ने कहा कि उसके बाद उसने अपने मायके का गुणगान शुरू कर दिया। इंदु बस, जैसे ही उसने सुना, इंदु ने वो एकदम फिर से क्रोध में आ गई। बस, उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मंजली बहू कहती है, और छोटी बहू ने जो अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उसके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया, और महाशय परेश की एक न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बनकर दादाजी के पास चले गए। याद करिए, परेश और दादाजी का संवाद भी है इसके बाद। मैं तो चुपके से चली आई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, कतरनी मतलब कैंची, यानी बहुत ज्यादा बोलती है। जबान है छोटी बहू की या कतरनी मतलब जो बहुत ज्यादा बोले। और फिर जब अंग्रेजी में बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बेचारे इस बात से परेशान है कि और क्या क्या बातें हुई वो समझ में नहीं आई, नहीं तो और अच्छी मसालेदार बातें ये लोग करते। परेश बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। फिर कहती है, मजाक बनाती है परेश का, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। तहसीलदार यानी बहुत ऊंचा पद, जहां आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपको सर सर कह के बुलाते हैं। तो उसका कहना है कि वो कैसे इतना बड़ा काम संभालता है, घर में एक पत्नी नहीं संभलती उससे। इंदु कहती है, बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने उनसे 4 कपड़े धोने को कहा था, वे पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। गल रहे हैं कहने का अर्थ है कि दादाजी ने कपड़े धोने के लिए जब बेला से कहे होंगे तो बेला ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, या उसको पढ़ाई करनी होगी, और वो इतना काम करने की उसको आदत होगी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा उसके बारे में कि वह इकलौते अपने परिवार की इकलौती बेटी है। छोटी भाभी कहती, क्या बात कर रही है, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों ना लाई उन्हें, जा उठा कर, भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन, फटक कर मतलब धोकर गार कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। छोटी भाभी अर्थात बेला की जो सास है, परेश की और इंदु की माँ है, उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। वे सोचते कि कैसे सामंजस्य स्थापित करेगी बेला इस घर में। इसके बहुत सारे प्रश्न और उत्तर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अब सिर्फ मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको। इंदु कहती है, परेश ने, जैसे ही छोटी अभी कहती, क्या परेश ने समझाया नहीं उसे कि अगर दादाजी कुछ काम कहें तो कर दे। इंदु कहती है, हाँ, परेश की तो वजह से बड़ी सुनवाई होती है, मतलब परेश की बहुत बात सुनती है। फिर मंजली बहू बता रही है, एक और इंसिडेंट बता रही है मंजली बहू। एक इंसिडेंट हो गई रजवा की इंसिडेंट, कितने सारे यहाँ पर इंसिडेंट हो गए यहाँ पे, इसे एज एन इंसिडेंट भी याद रखें आप। तो एक रजवा को काम से निकाल दिया, वो फर्नीचर कमरे से हटा दिया उसने वो। और तीसरा है, जो मंझला बेटा है करमचंद, दादा मूलराज के जो मंझले बेटे हैं करमचंद, वे लेकर के आए थे मलमल के थान,
और अबरे लेकर के आए थे, तो घर के जितने भी सदस्य सभी ने रख लिए, पर बेला ने उसे नहीं रखी। ये तीसरा इंसिडेंट की बात, तीसरी घटना के बारे में बता रही है। वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। फिर से मंझली बहू कहती, शायद कई हमारे, देखिए हमारे आसपास में एक आधा मंझली बहू जैसा किरदार जरूर होता है, जिसकी हंसी नहीं रुकती है, जो दूसरों का मजाक बनाने से नहीं रुकता है। और अगर कहीं किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो किसकी दुर्गति हो गई है, तो उसको वो ढिंढोरा पीटने से भी नहीं चूकता है। तो जरा देखिएगा, छानिएगा कि आपके इसमें, आपके ग्रुप में और आपके आसपास कौन है ऐसे लोग जो इस तरह से करते हैं। तो कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हैं। अपराधियों से गए बीते हैं कहने का अर्थ है कि जब देखो तब बेला क्या करती है, उसको कटघरे में खड़ा कर देती है, और उसे कई तरह के सवालों का जवाब उसे देना पड़ता है। तो घर में अपराधियों से भी गए बीते, कैसे न्यायालय में अपराधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वैसे ही उसे भी यहाँ पर जवाबदेह होना पड़ता है। छोटी भाभी कहती, पर दादाजी के कपड़े तो धोने चाहिए थे। बड़ी भाभी कहती, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु कहती, क्यों? इंदु कहती, जब मैं धो सकती तो वो क्यों नहीं धो सकती है? अभी उम्र में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। और जब काम एक ही उम्र के जब बच्चे मतलब लोग होते हैं ना परिवार में, तो उनमें कंपटीशन भी बहुत होता है कि मैं काम करूं और वो बैठी रहे, ऐसा फिर नहीं चलता फिर घर में। क्यों? इंदु कहती, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। उसी समय दादाजी के आने की आवाज आती, छोटी भाभी कहती है, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो। अहाता हम कहते हैं घर के बाहर का जो खुला हिस्सा होता है, जहां सीधे सीधे धूप आती है। शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। तो बच्चों, ये था पहला दृश्य। पहले दृश्य में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले दृश्य में, याद कीजिए, मैंने अभी अभी आपको ये बातें बताई थी। हमने पढ़ा रजवा के बारे में, हमने पढ़ा पहले दृश्य में परेश और जो फर्नीचर निकाल दिया अपने कमरे से छोटी बहू बेला ने, उसके बारे में। और हमने पढ़ा कि जो कपड़े दिए थे दादाजी ने धोने के लिए, उनके कपड़े नहीं धोए गए हैं, उसके बारे में। और हमने पढ़ा करमचंद के बारे में कि करमचंद जो है वे कपड़े लेकर के आए थे, रजाई और अबरे के थान लेकर के आए थे। क्या होता है मलमल और अबरे का थान? जो मसलिन का कपड़ा होता है, मसलिन, आपको पता होगा। तो एक बहुत बारीक महीन कपड़ा होता है, उसे हम कहते हैं मलमल। तो वो रजाई का जो कवर होता है वो उससे बनाया जाता है। रजाई हम किसे कहते हैं? नॉर्थ इंडिया में जैसे आप कैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वैसे ही उसी तरह का रजाई होता है, लेकिन उसके अंदर रुई भरी होती है, कॉटन भरा होता है। तो इन चारों बातों को हमने पढ़ा, यहाँ पे इन चारों इंसिडेंट्स को पढ़ा। अब हम आते हैं, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, पार्ट 2, इस का दूसरा दृश्य। करमचंद, अब यहाँ पर करमचंद आए हैं। क्या क्या करमचंद आए हैं दादा मूलराज से मिलने के लिए। और जब वे वहां पर आए हैं, तो यहाँ पर 3 बच्चों के नाम शुरू में ही हमने पढ़ा है, जगदीश, मल्लू और भाशी। तो क्या कर रहा है जगदीश? एक आंगन में हैंडपंप है, जिससे कि पानी, जैसे कैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं, वैसे ही हैंडपंप को यूज करके, उसे हम कहते हैं चापानल भी कहते हैं उसको। तो उससे वह पानी मतलब बार बार उससे खेल रहा है, उसके जो हैंडल होते हैं उसको ऊपर नीचे कर रहा है, जिससे बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत इरिटेटिंग होती है वो आवाज। तो करमचंद, दोपहर का समय, और वो कह रहे, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा कहते, अरे अरे खेलने दो बच्चों को, बच्चे हैं, बच्चे तो हैं। तो बच्चे जो है वे हंस रहे हैं। फिर वे बता रहे दादाजी कि वट की डाल मतलब बरगद के पेड़ का एक ब्रांच, उसकी एक डाली, उसे कहा गया है यहाँ पर डाल, लाकर आंगन में लगा दी है। क्या किया है इन बच्चों ने? एक ब्रांच टूटकर गिर गया होगा, और उस ब्रांच को उन्होंने लाया और यहाँ आंगन में उन्होंने रोप दिया, आंगन में लगा दी, और उसे पानी दे रहे हैं और हंस रहे हैं। और दादाजी हंसते और कहते हैं कि नहीं जानते, इन बच्चों को नहीं पता है कि पेड़ से टूटी जाली, क्षमा कीजिएगा, पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। पनपना मतलब होता है ग्रो होना।
और फिर कहते मैं कहा करता हूं ना बेटा, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार भी बरगद के इस महान पेड़ की तरह है, जिसमें से एक भी डाली को अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाली अलग हो जाएगी तो वह ग्रो नहीं कर पाएगी, सरसता नहीं आएगी उसमें। करमचंद समझते हैं इनकी बातों को, कि वे अपने परिवार की तुलना बरगद के विशाल पेड़ से कर रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों की तुलना इन बरगद की डालियों से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, इसमें समझदार को इशारा काफी है, करमचंद कहते हैं कि पिताजी, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से कहते, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद कहते, शायद छोटा परेश अलग हो जाए। परेश? क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई भी शिकायत थी तो उसे मिटा देनी चाहिए थी। हल्की सी खरोंच, जो जो ब्रुशेस होती है, उसे हम कहते हैं खरोंच। जब हम अगर साइकिलिंग करते हुए या कभी पैर फिसल गया, हम गिर गए, तो जो खरोंच आ जाती है, तो दादाजी का कहना है कि अगर छोटी सी भी, हल्की सी भी खरोंच आए और उस पर तत्काल अगर हम दवाई नहीं लगाते हैं, तुरंत अगर हम उस पर दवाई नहीं लगाते हैं, तो यही बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, मरहम मतलब ऑइंटमेंट लगाओ, वो ठीक नहीं होता। तो दादाजी का कहना है कि अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ है तो तुरंत उसका इलाज करो, नहीं तो फिर वो जो घाव है वो बढ़ जाएगा, उसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो नासूर बन जाएगा, मवाद निकलता रहेगा। करमचंद कहता है, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता पिताजी, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा, दर्प का क्या अर्थ होता है? घमंड की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। फिर बता रहे हैं, देखिए हमने इसके पहले वाले में भी मंजरी बहू ने चर्चा की थी। वो बता रहे हैं कि मैंने मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे, सबने रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों ने ऐसा फील किया, महसूस किया इन लोगों ने बेला की बातों से, कि जो बेला है वह अपने मायके को बहुत ऊंची नजरों से देखती है और इस घराने को बहुत घृणा की दृष्टि से देखती है। घृणा मतलब होता है नफरत, हेट। तो दादा मूलराज कहते हैं कि देखो, अगर उसका मायका का घराना बड़ा है तो भी बड़प्पन यानी ग्रेटनेस हमारे मन का होना चाहिए। हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि जिससे कि हम अपने ग्रेटनेस को प्रूफ कर सके, सिद्ध कर सके। खाली घर बड़ा होने से, हम बड़े घर से, तो हम बड़प्पन, हम ग्रेट नहीं कहलाएंगे। फिर कह रहे कि अगर उसमें घृणा की भावना है तो हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता। बहू तभी अलग होना चाहेगी अगर उसे घृणा के बदले हम घृणा उससे करें। लेकिन अगर उसे घृणा के बदले स्नेह देंगे, प्रेम करेंगे उससे, हमारा व्यवहार अगर सौहार्दपूर्ण होगा, प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक व्यवहार होगा, तो उसकी पूरी जो घृणा है वो फेडेड हो जाएगी। धुंधली मतलब फेडेड हो जाएगी और लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो धुंधली मतलब फेडेड होना और लुप्त होना मतलब खत्म हो जाना। और फिर बताते हैं, महानता है बेटा, वो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि बोलो मुझे मैं महान, बोलो मुझे मैं महान, ऐसा नहीं होता। हमें ऐसे हमारे कर्म करने चाहिए जिससे कि लोग हमें, खुद हम अपनी महानता का सिक्का दूसरों के हृदय पर जमा सके। हमारा, हम दूसरों को अपने अपने व्यवहार से अपनी महानता को हम एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। लोग सामने वाले खुद कहे वाह ग्रेट, ऐसा हम अपना काम, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। फिर अब मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में ही बताया कि ठूठा वृक्ष क्या होता है। तो दादा मूलराज कहते कि ठूठा वृक्ष आकाश को छू ले, उसके बाद भी लोग उसके नीचे बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या चीज नहीं है? उसमें छाया नहीं है। ठीक है? तो इसी तरह से हमें, मतलब ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बिठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले
और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे व्यवहार में सहयोग नहीं है, अगर हमारे व्यवहार में सहयोग मतलब कोऑपरेशन, नम्रता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, सहानुभूति नहीं है, सिंपैथ हमारे मतलब सिंपैथी नहीं है हमारे व्यवहार में, एम्पैथी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, मदद की भावना नहीं है, हम हेल्पफुल नहीं है, तो हम कैसे हैं? हम इस ठूठे वृक्ष के समान है। फिर चाहे हम करोड़पति भी क्यों ना हो, हम हो सकता है कि हम बहुत अमीर होंगे, लेकिन हम ग्रेट महान की श्रेणी में हम नहीं आ सकते, हम ठूठे वृक्ष के समान ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम सिद्ध कर सके कि हम बड़े हैं, सिर्फ मात्र ये होने से हम महान नहीं हो सकते, ऐसा दादा मूलराज का कहना है। और ये भी इस पाठ का एक ये है उद्देश्य है। उसी समय भाशी आता है और शिकायत करता है, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़? बोल क्यों उखाड़ा? दादा हंसते हैं, पेड़? अरे ये पेड़ नहीं है, ये तो सिर्फ एक डाली लगाई है तुमने। बच्चे कह रहे, अरे बच्चे। तो ठहरो भाशी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। और करमचंद चले जाते। उसी समय परेश आता है। हमने पहले पाठ में पढ़ा है परेश के बारे में, वो कह रही थी उस समय, याद करिए कौन कह रही थी कि वो गया है अभी उनके पास, दादाजी के पास भागा है उनके पास, ऐसा एक डायलॉग है यहाँ पे, संवाद है। दादाजी कहते, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं, धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश कहना चाहता है, मैं लज्जित हूँ दादाजी, क्योंकि बेला ने यह काम नहीं किया है। तो दादा मूलराज समझ रहे हैं इन सब बातों को, कहते, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। दादाजी कहते, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी पत्नी को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी। तो ताऊ कहने का अर्थ है, ताऊ किसे कहते हैं? हम पिताजी से जो बड़े भाई होते, पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उनको हम ताऊ कहते हैं। तो यहाँ पर ताऊ कौन है? करमचंद। तो वो कह रहे कि बहुत जनरेशन गैप है तुम्हारे ताऊ के पसंद में और तुम्हारे जनरेशन की पसंद में, तो एक काम करो, तुम ताऊ के फैशन, जो ताऊ का जो टेस्ट है, उनका जो स्वाद है, उसे गोली मारो, उसे भूल जाओ। और क्या करो, तुम छोटी बहू के साथ बाजार जाओ, उसे बाजार लेकर जाओ, और वह अपनी पसंद की चीजें खुद लेकर के आएंगी। फिर करमचंद के बारे में कहते हैं कि वे पुराने फैशन के आदमी नई चीजों को खरीदना क्या जाने, एक काम करो लेकर जाओ उसे। परेश कहना चाहता है, परेश तो शिकायत करने आया था यहाँ पर, और कहने आया था कुछ और, लेकिन अब यहाँ तो कुछ और ही दृश्य उसे नजर आ रहा है। तो कह रहा है कि जी मैं तो, दादा कहते हैं, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है, बहू का अर्थ है बेला, तो क्यों ना अब हम इंदु की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। इंदु की शादी की भी उम्र हो गई है, उसकी शादी की तैयारियां हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नए फैशन की है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो इसमें हमारी पूरी अच्छी तरह से वह मदद करेगी। परेश कहता, दादाजी मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ कहो ना, झिझकते क्यों? झिझकना मतलब हेजिटेशन होना, झिझकना का अर्थ है हेजिटेट होना। परेश कहता, जी बात यह है कि देखिए, ये एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है की से यह जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का वाक्य भी मिश्र वाक्य होता है। जी बात यह है कि इस घर में मेला बेला का मन नहीं लगता। दादाजी कहते, अरे अभी अभी तो आई है विवाह करके, उसका मन कैसे लग सकता है? और फिर बेटा अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, कई दिन मतलब अभी सिंस कुछ महीने या कुछ दिन हुए होंगे, आज क्लियर नहीं लिखा गया। और फिर बेटा मन लगता नहीं, हम सबको मिल करके उसका मन लगाना है। परेश कहता है, वह मन लगाती ही नहीं। अरे तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। आप पूछते बच्चों मैम कहाँ लिखा है इकलौती बेटी? देखिए यहाँ लिखा है इकलौती बेटी, इसको मार्क भी कर लीजिए आप कि वह अपने पिता की इकलौती बेटी है। कभी रिश्तेदारों में, संबंधियों में वह रही नहीं, इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी, हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश कहता है,
उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई और बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा, यानी घर की जितनी लेडीज थी, घर की जितनी स्त्रियां सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी और मुझे सब टॉन्ट कर रही हैं, ताने दे रही हैं। और चूंकि मैं उसका साथ देता हूँ तो मुझे ताने देती है कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता। इधर ये लोग उससे दुखी है, उधर वह उन सबसे दुखी है। और वह कहती है, वह मतलब बेला, यहाँ पर वह का अर्थ है बेला। तो ये डायलॉग वो बेला का, बेला जो बात परेश से कहती, परेश कह रहा है, वह कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, सब मेरा समय नष्ट करती है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे नहीं दिखाई देता। आप मेरी माने तो, परेश कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ कहो। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस, दूसरों की आलोचना, आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। तो बेला अगर कुछ काम कर रही है तो ना तो उसे इंटरफेरेंस पसंद है और ना ही उसे आलोचना पसंद है, तो उसे यह बातें पसंद नहीं है। परेश कहता है, वे समझती हैं, मतलब घर की स्त्रियां समझती हैं कि वह छोटी बहू है, इसीलिए सभी को इसीलिए सभी को उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना वे अपना कर्तव्य समझती है। मतलब चूंकि छोटी बहू है तो सब काम करने के लिए उसे कह दो, और अगर कुछ काम गलत हो गया तो बस शुरू हो जाओ, क्रिटिसाइज करते रहो उसका। तो ये वे मतलब घर की लेडीज के बारे में वो कह रहा है, वे समझती हैं वह छोटी बहू है, यानी बेला छोटी है, इसीलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। और वह अपनी पृथक, दादाजी सुन रहे हैं सिर्फ उसकी बातों को, और वह अपनी पृथक गृहस्थी, पृथक गृहस्थी मतलब अलग गृहस्थी बसाना चाहती है जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। तब्दीली मतलब होता है तबादला, बदली हो जाना, तबादला हो जाना, स्थानांतरण हो जाना। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर वो कहता, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिल मिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। उद्विग्नता मतलब होता है बच्चों, बहुत ही, जब हम उद्विग्न हो जाएं, एकदम चिंतित हो जाएं किसी चीज को करने के लिए, एकदम हमारा हमें लगे कि अरे ये क्या हो गया, मैं जिसे बेला के बारे में कह रही हूँ, ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या मुझे सारी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। अन्य मनस्कता का अर्थ होता है कि जब कहीं पर मन न लगे, और तिलमिलाहट का अर्थ होता है दुख और क्रोध, इसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। तो चिंता की भावना की कहाँ आ गई हूँ मैं, किन लोगों के बीच में आ गई हूँ, हे भगवान कैसी जगह, मतलब ये उद्विग्नता है बेला की। तो ये तीनों भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। तो इन तीनों भावनाओं से उसकी एक ही इच्छा काम करती है कि वह इस घर में अब और गुजर नहीं कर सकती, वह इस घर में और नहीं रह सकती। तो ये भावनाएं उनको, बेला को जो है वो पुश कर रहे हैं, किस ओर पुश कर रहे हैं, किस ओर धकेल रहे हैं, इस घर से अलग होने की ओर, इस घर से और घृणा की भावना बढ़ाने की ओर। दादाजी कहते हैं, दादाजी ने पूरी बात सुन ली, अब वे अपना फैसला सुना रहे। यूं तो यूजुअली इस झंझट से, यानी जो मुसीबत है तुम्हारे सामने, झंझट मतलब मुसीबत, तो उस मुसीबत का सॉल्यूशन यही है, सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वैसे भी वो बेकार है और किसी के काम में आ भी नहीं रहा है। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है, मैं इस घर से किसी को भी अलग होने नहीं दे सकता। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फूलों, फलों से भरा हुआ। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान पेड़ की कलियां। और जब तुम लोग जब झगड़ने लगते हो कभी भी छोटी छोटी बातों के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे परेश अलग हो जा रहा है, मल्लू अलग हो गया, जगदीश अलग हो जाएगा, भाशी अलग हो जाएगा, तो ये मेरा पेड़ तो पेड़ ही नहीं रह जाएगा ना, ये केवल ठूंठ रह जाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको एकदम स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकंड
मिनट में देखिए वीडियो का, उसमें ठूंठ है और मैं डर जाता हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि इस वृक्ष से, इस मेरे इस बरगद के वृक्ष से सभी डालियां अलग हो रही हैं, तो मैं सिहर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। नहीं बेटा, अपने जीते जी यह सब नहीं होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का अपमान करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है। तो क्या हम अपनी मूर्खता से, अपने फुलिशनेस से उसे तंग करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सोच आधुनिक है, वो अपनी मर्जी से घर की सजावट करना चाहती है, अपनी मर्जी से वह जीना चाहती, तो हम उसके नाक में दम कर देंगे? नहीं बेटा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, मैं सबको समझाऊंगा, तुम जाओ बेटा। किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी हुई अनुभव नहीं करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। यानी जो उसे अगर ऐसा लगता है कि वह परायों के बीच में आ गई है, तो अब इन लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। परेश कहता है जैसा आप उचित समझे। और हाँ देखो, मैं तो अपनी ओर से कर रहा हूं, तुम खुद भी अलर्ट रहना, ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिससे कि वह अपना अपमान समझे। तो मतलब दादा मूलराज ने एकदम यहाँ पे जैसे परिवार के अन्य लोगों की सोच है, उससे एकदम अलग हटकर सोच है दादा मूलराज की, एकदम एडवांस थिंकिंग है। लगता ही नहीं है कि दादा मूलराज जो है उनमें और बेला के बीच में इतना जनरेशन गैप है, उन लोगों की सोच के बीच में। परेश जाता है और फिर दादा मूलराज उसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम उसे ले जाओ अपने साथ और बाजार में, नगर में, सिटी में ले जाओ और सब चीजें खरीदा लाओ, और तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। और उन लोगों को जाने को कहते हैं। फिर परेश कहता है जैसी आपकी इच्छा, चला जाता है। फिर दादा मूलराज सोच रहे हैं और अचानक फिर कहते हैं रजवा, चिल्लाते रजवा, रजवा। फिर आवाज देते हैं जी आई। तो उसे निर्देश देते हैं छोटी बहू के अलावे सबको मेरे कमरे में भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। दादाजी कहते इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती, सब आ गए, इंदु नहीं आई है। इंदु कहती है हाँ हाँ दादाजी मैं आई आई, मैं नल पर ही थी, कपड़े धो रही थी। बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से, रीजन से, एक विशेष कारण से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु कहती दादाजी, दादाजी कहते सुनो पहले बात सुन लो, मुझे मेरी बात कहने दो। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है जो हम हीरे को नहीं पहचान पाए। वह एक बड़े घर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो बता रहे हैं यहाँ पर बेला के बारे में, सबसे आदर पाई है और सब पर हुक्म चलाती हुई आई है, सबको ऑर्डर देते हुए आई है। और यहाँ पर हमने क्या किया, उसके स्टेटस को सिर्फ एक छोटी बहू का स्टेटस बना करके हमने उसका दर्जा, हमने उसको सिर्फ एक छोटी बहू का दर्जा दे दिया। और हम सब ने क्या किया, हम सब उसको ऑर्डर देते हैं, उसे काम करने के लिए कहते हैं, उसे पढ़ने का समय नहीं देते हैं, और जब वो हमारे इन बातों को नहीं मानती है तो हम उस पर हंसते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं। उसे हर एक का आदेश मानना पड़ता है। तो जैसी उसकी पर्सनालिटी है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, उसका वह व्यक्तित्व यहाँ पर दब कर रह गया है, वह उसको ग्रूम नहीं कर पा रही है, यहाँ पर दब कर रह गया है, मतलब वो यहाँ पर ग्रूम नहीं हो पा रही। मुझे यह बात पसंद नहीं। फिर वो कहते हैं कि बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है और योग्यता से होता है। दादा मूलराज ने यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की कि जो छोटी बहू है, उम्र में हो ना हो, पर अक्ल में वो हम सबसे निश्चय ही बड़ी है, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ी लिखी है। दादा मूलराज सबकी आंखें खोल रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम उसके पास जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, उससे मतलब हम लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है, वो अपनी इच्छा बताते दादा मूलराज। वो कहते हैं कि उसे यहाँ पर, उसे मतलब बेला को,
उसे का अर्थ है यहाँ पर बेला को, यहाँ पर लिखेंगे बेला, वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने मायके में, अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे पूछ कर काम करे। आपको नौकरानी हटानी है, नौकरानी को आपको रखनी है, क्या करना है, आप जो भी करना आप उसको पूछिए पहले, और मैं प्रसन्न होऊंगा अगर उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसको पढ़ने लिखने का अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है, उसे पूरा सम्मान दिया जाए। तो ये सब बातें दादा मूलराज कहते हैं, और फिर ये सारी बातें बताते हैं फिर से कुटुंब के महान वृक्ष के बारे में। और फिर खास करके वे अ, इंदु और मंजली बहू से कहते हैं, इंदु से और मंजली बहू से कहते हैं कि मंजली बहू अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखे जो उसे, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है। और इंदु से कहते हैं यहाँ पर कि इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उसे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उसे ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान कमाना। धनार्जन को जैसे जैसे हम धनार्जन शब्द है, धनार्जन का अर्थ होता है धन कमाना, वैसे ही विद्यार्जन या ज्ञानार्जन का अर्थ होता है ज्ञान कमाना। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूं। और दादा मूलराज ने इस तरह से परिवार के सभी सदस्यों को एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सबको सावधान किया और क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने यहाँ पर दिए। उनकी बातों को सुन करके इंदु दादा मूलराज से फिर क्षमा मांगती है और वो कहती है कि दादाजी क्षमा कर दीजिए, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती हैं, दोनों मतलब जिन दोनों को बाद में रोका था, मंजली बहू और इंदु को। फिर बाशी, मल्लू और जगदीश को बुलाकर कहते, आओ तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। बाशी कहता, नहीं नहीं हमें नहीं सुननी है वही बार बार वही कहानी, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। मल्लू कहता है, चांद राजा, तारा राजा की कहानी सुनाओ तो हम आएंगे, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़, एक था, नकल उतार कर कहता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, ये इस कहानी का के उद्देश्यों में से एक है कि यही कहानी तो यानी सम्मिलित कुटुंब से ही समाज का और राष्ट्र का निर्माण होता है। सम्मिलित कुटुंब ही जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाता है, यानी मजबूत बनाता है। तो इसका जो पार्ट 3 है और जो रह गया है पीछे का, वो वीडियो क्रमांक 2 के एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।